हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंबशन एंड फ्लेम के बारे में स्टडी किया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने कंडीशंस फॉर बर्निंग के बारे में भी स्टडी किया था। आज हम लोग इग्निशन टेम्परेचर एंड कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले इग्निशन टेम्परेचर देखते हैं, इग्निशन टेम्परेचर है क्या। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, सपोज कर लीजिए ये कोई कंबस्टिबल सबस्टांस है, ये कोई कंबस्टिबल सबस्टांस है। ठीक है, अब इस कंबस्टिबल सबस्टांस को हम क्या करते हैं, जलाना शुरू करते हैं। इस कंबस्टिबल सबस्टांस को हम क्या करते हैं, जलाना शुरू करते हैं। ठीक है, जलाते हैं। अब क्या, जैसे इस कंबस्टिबल सबस्टांस को हम जलाने के लिए टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो ये सबस्टांस क्या होता है, जलना शुरू करता है। ये सबस्टांस क्या होता है, जलना शुरू करता है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब क्या है, ये सबस्टांस को जलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस सबस्टांस को जलाने के लिए हम यहाँ पर हीट किए। हीट करने के बाद क्या, ये जलना शुरू किया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि इस कंबस्टिबल सबस्टांस को जलाने के लिए, इस सबस्टांस को जलाने के लिए हम यहाँ पर हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, मतलब गर्म करते हैं सबस्टांस को, तब जाके क्या करता है, फायर को कैच करता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि फायर को कैच करने से पहले, फायर को कैच करने से जस्ट पहले, जहां तक हम इस कंबस्टिबल सबस्टांस को टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, इस कंबस्टिबल सबस्टांस को कैच करने से पहले, है ना, इस कंबस्टिबल सबस्टांस को कैच करने से पहले जब तक हम इसको हीट करते हैं, जहां तक हम इसमें टेम्परेचर देते हैं, कैच करने से पहले, फायर को कैच करने से पहले जहां तक हम यहां पर टेम्परेचर देते हैं, है ना, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, यानी कह रहे हैं यहां पर कि कंबस्टिबल सबस्टांस को फायर कैच करने से पहले जहां तक इसको टेम्परेचर दिया जाता है, जहां तक हम इसको हीट करते हैं, है ना, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि वैसा मिनिमम टेम्परेचर, the minimum temperature at which a combustible substance started to work, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई कंबस्टिबल सबस्टांस जलना शुरू करता है, जलने के लिए स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर का नाम देते हैं। ठीक है ना, समझ गए ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है। यानी इसका मतलब है कि जब तक कोई सबस्टांस अपने इग्निशन टेम्परेचर को कैच नहीं करेगा, तब तक ये फायर को कैच नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, हम सपोज करते हैं यहाँ पर क्या, एक पेपर कप है, ये क्या है, एक पेपर कप है। उसी प्रकार का एक पेपर हम कप और लेते हैं। ठीक है, यानी यहां पर हम क्या करते हैं, दो पेपर कप लेते हैं। ठीक है, एक पेपर कप जो है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, जबकि दूसरा जो पेपर कप है इसमें क्या है, वाटर फिल्ड है, वाटर फिल्ड है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को हीट करना शुरू करते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये जो एम्प्टी पेपर कप है, इट कैन कैच द फायर इजिली, ये फायर को इजिली कैच कर लेगा। लेकिन जहां तक इस वाटर कप का बात है, इस वाटर कप में क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है ना। तो इस वाटर कप में जो वाटर मौजूद है, इसे जब हम हीट करते हैं तो इतना ही टेम्परेचर पर ये फायर को कैच नहीं करता है। ठीक है, ये जो एम्प्टी पेपर कप है, इट कैन कैच द फायर इजिली बट इट कांट कैच द फायर इजिली। ठीक है, अब सोचिए, ये फायर को इजिली कैच कर रहा है, ये फायर को इजिली कैच नहीं कर रहा है, जबकि दोनों ही पेपर कप है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ, लेकिन फिर भी ये इजिली कैच द फायर बट इट नॉट कैच द फायर इजिली। लेकिन ये इजिली फायर को कैच नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें वाटर मौजूद है। ठीक है, तो आखिर ये वाटर किया क्या, है ना, ये वाटर क्या करता है, ये वाटर इसके इग्निशन टेम्परेचर को, ये वाटर जो है इस पेपर कप के इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जब तक ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये बर्न नहीं करेगा। अभी मैंने क्या बताया कि इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है कि वैसा मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई कंबस्टिबल सबस्टांस फायर को कैच करना शुरू करता है। ठीक है, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसे वाटर मौजूद होने के कारण, वाटर मौजूद होने के कारण इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है।
ठीक है, यानी वाटर क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा एज कंपेयर टू दिस पेपर कप। इस पेपर कप के रिस्पेक्ट में इस पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मौजूद नहीं है ना, क्योंकि इसमें वाटर मौजूद है जो क्या करता है, इस पेपर कप के इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, और जब इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया तो जब तक ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक रीच नहीं करेगा तब तक ये बर्न नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इसमें वाटर मौजूद नहीं है। इसलिए क्या करता है, ये अपने इग्निशन टेम्परेचर को इजिली रीच कर लेता है, इजिली इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है यहाँ तक, और तब जाकर पेपर कप क्या होता है, बर्न करना शुरू करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि पेपर कप कैन बर्न इजिली एज कंपेयर टू दैट पेपर कप विच इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एक रीजन हम ये दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, मैच स्टिक कैन बर्न इजिली एज कंपेयर टू द लॉग ऑफ वुड। ठीक है, अगर हम एक लॉग ऑफ वुड ले रहे हैं, ये दिया हुआ लॉग ऑफ वुड, ठीक है, एक हम मैच स्टिक ले रहे हैं, मैच स्टिक, अगर हम दोनों को बर्न करें, ये मैच स्टिक लिया हुआ है, ये लॉग ऑफ वुड लिया हुआ है, लॉग ऑफ वुड, ठीक है, ये मैच स्टिक है, मैच स्टिक, अगर इन दोनों को बर्न किया जाए तो हम जानते हैं मैच स्टिक कैन बर्न इजिली, ये इजिली बर्न करता है एज कंपेयर टू द लॉग ऑफ वुड। इसका मतलब क्या होगा, रीजन क्या होगा, है ना, तो हम कह सकते हैं कि मैच स्टिक का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द लॉग ऑफ वुड। ठीक है, लॉग ऑफ वुड का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, मैच स्टिक का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। तो जब तक ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा नहीं तब तक क्या होगा, ये जलना शुरू नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसी कारण इट कैच द फायर इजिली, है ना, क्योंकि ये अपने इग्निशन टेम्परेचर को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। ठीक है, यानी इग्निशन टेम्परेचर बहुत जल्दी रीच कर लेता है ना, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जाता है और तब जाकर क्या होता है, ये जलना शुरू करता है। ठीक है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है एंड दैट्स व्हाई इट कैन बर्न इजीली एज कंपेयर टू द लॉग ऑफ वुड बिकॉज़ इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, है ना, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई मैच स्टिक बर्न्स इजीली एज कंपेयर टू द लॉग ऑफ वुड, आप कह सकते हो कि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा एज कंपेयर टू द लॉग ऑफ वुड होगा, और इसी कारण मैच स्टिक जो है इजीली बर्न करता है। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब सोचिए, अब अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे और पूछा जाए, देखिए आप इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर बर्निंग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कंबस्टिबल सब्सटेंस मौजूद होना चाहिए, है ना, उसके सपोर्टर ऑफ फायर मौजूद होना चाहिए, इसके अलावा वहां पर इग्निशन टेम्परेचर भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, फेवरेबल इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए। ठीक है, जब तक वो सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, कंडीशन फॉर बर्निंग के लिए फेवरेबल इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए, इसके अलावा कंबस्टिबल सब्सटेंस मौजूद होना चाहिए, इसके अलावा सपोर्टर ऑफ फायर होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए हाउ कैन यू कंट्रोल द बर्निंग, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है, मान लिया कोई पेपर है, ठीक है, या एग्जांपल लेते हैं कार्बन है, इसको हम बर्न किए, क्या हुआ, CO2। ठीक है, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को बर्न किए, CO2 गैस बाहर निकला। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, सपोर्टर ऑफ फायर है, और उसके बाद CO2 गैस बाहर निकल रहा है, प्लस एनर्जी प्लस लाइट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन क्या, हाउ कैन यू कंट्रोल द बर्निंग। ठीक है, बर्निंग को कंट्रोल कैसे करें, बर्निंग होता किसके कारण है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ फायर। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर जो होना चाहिए वो फेवरेबल होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, यानी ये तीनों कंडीशन होना चाहिए किसी भी सब्सटेंस के बर्निंग के लिए। ठीक है, अब सोचिए हमें बर्निंग को क्या करना है, कंट्रोल करना है, मतलब क्या कर उसको एक्सटिंग्यूश करना है, एक्सटिंग्यूश द फायर। तो फायर को एक्सटिंग्यूश करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जब तक यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस रहेगा, सपोर्टर ऑफ फायर रहेगा, तब तक क्या होगा, सब्सटेंस बर्न करेगा। ठीक है, तो अगर हमें बर्निंग को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव द कंबस्टिबल सब्सटेंस नियर टू द बर्निंग, नियर टू द फायर।
यानी कहने का मतलब क्या है कि फायर के नजदीक जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस मौजूद होगा उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, हटा देंगे वहां से, ठीक है। यानी ऑन रिमूविंग कंबस्टिबल सब्सटेंस नियर टू द फायर वी कैन कंट्रोल द बर्निंग, हम बर्निंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब क्या है, ये सपोर्टर ऑफ फायर है, ठीक है। अगर हम यहाँ से सपोर्टर ऑफ फायर को रिड्यूस कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें, हाँ, जब सपोर्टर ऑफ फायर रहेगा ही नहीं तो कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न करेगा, नहीं करेगा। एक कैंडल जो है, कैंडल कैन एक्सटिंग्विश व्हेन इट इज, ठीक है, कवर विद गैस जार। अगर करा यहाँ पर ये ग्लास जार, अगर ग्लास जार से अगर हम बर्निंग कैंडल को अगर हम कवर कर देते हैं तो कुछ देर के बाद ये बर्निंग कैंडल कैन एक्सटिंग्विश, ये बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि यहाँ पर सपोर्टर ऑफ फायर क्या होता है, कम हो जाता है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो करेंगे ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ फायर इट कैन एक्सटिंग्विश इजीली, है ना, ये इजीली एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो अगर बर्निंग को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका सपोर्टर ऑफ फायर है, ऑक्सीजन है, इसके अमाउंट को कम करना होगा, रिमूव करना होगा, हटा देना होगा, ठीक है। यानी इन द अब्सेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ फायर बर्निंग कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है, उसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब सोचिए ऑन इंक्रीजिंग द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस, अगर ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, इस कंबस्टिबल सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस वी कैन स्टॉप द बर्निंग, ठीक है, हम बर्निंग को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए, ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि इस ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है इसके इग्निशन टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे कैसे, तो अभी बताए थे ऑन एडिंग वाटर, ठीक है, ऑन एडिंग वाटर, ऑन पोरिंग वाटर। अब देखो मैं घर वगैरह अगर कहीं आग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, वाटर को पोर करते हैं, ठीक है, वाटर का छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वाटर के छिड़काव से उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर रीच नहीं करेगा तब तक वो सब्सटेंस जल नहीं सकता है, ठीक है। यानी मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि हाउ कैन यू कंट्रोल द बर्निंग, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑन रिमूविंग कंबस्टिबल सब्सटेंस नियर टू द फायर। दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि ऑन रिमूविंग सपोर्टर ऑफ फायर, ठीक है, सपोर्टर ऑफ फायर को हटाकर या इसके अमाउंट को कम करके, ठीक है, ऑन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सपोर्टर ऑफ फायर, ठीक है। और थर्ड क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाकर वी कैन कंट्रोल द बर्निंग, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू का। अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ध्यान दीजिए, ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोल को अगर हम बर्न करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलता है, ठीक। इसके साथ साथ एनर्जी प्लस लाइट का भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है, यानी इसके साथ साथ लाइट और एनर्जी का इवोल्यूशन होता है, ठीक। ये एनर्जी जो बाहर निकलता है वो कितना निकलता है, 94.6 किलो जूल पर ग्राम, 96.4, ठीक है। अब कर रहे हैं यहाँ पर, जब हम कोल को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या होता है, CO2 गैस का इवोल्यूशन करता है, इसके साथ साथ एनर्जी और लाइट का भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी जो बाहर निकलता है उसका अमाउंट कितना होता है, 94.6 किलो जूल होता है, 94.6 किलो जूल। अब सोचिए, अब हमें जानना क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं कि जब कार्बन को अगर बर्न किया जा रहा है, जब कार्बन को बर्न किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब यहाँ पर 94.6 किलो जूल एनर्जी का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इतना एनर्जी का इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, कार्बन के एक मोल का अमाउंट जो होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम, ठीक। तो जब कह रहा है यहाँ पर कि व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट, हाँ, और एक मोल कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम, ठीक। तो जब कह रहा है यहाँ पर कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, जब कार्बन के 12 ग्राम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया जाता है तो ये क्या करता है, CO2 गैस का इवोल्यूशन करता है और इसके साथ साथ 94.6 किलो जूल एनर्जी का भी इवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो सोचिए 12 ग्राम कार्बन के जलने से, 12 ग्राम कार्बन के जलने से इतना किलो जूल एनर्जी का इवोल्यूशन होता है।
तो अगर हम 1 ग्राम कार्बन को अगर हम बर्न करें, अगर 1 ग्राम कार्बन को बर्न करें तो क्या होगा 94.6 अपॉन 12 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 7.83 अप्रॉक्स किलो जूल एनर्जी का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक, अब सोचिए, यानी इसका मतलब है कि 1 ग्राम कार्बन को जलाने पर, 1 ग्राम कार्बन को जलाने पर वो अप्रॉक्स 8 किलो जूल एनर्जी का इवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, 7.83 अप्रॉक्स 8 किलो जूल, है ना। यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि 1 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली बर्न करने पर अप्रॉक्स 8 किलो जूल एनर्जी का इवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो जो एनर्जी यहाँ पर ग्राम बाहर निकल रहा है, ये जो दिया हुआ है कि 1 ग्राम कार्बन को बर्न करने पर जो एनर्जी बाहर निकल रहा है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी को हम कैलोरीफिक वैल्यू का नाम देते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप डिफाइन कैसे कीजिएगा कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, when 1 gram of a combustible substance is completely burnt, how much amount of the substance, how much amount of the energy is released out, the amount of energy is known as calorific value। उसे हम calorific value का नाम देते हैं। ठीक है, यानी मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम combustible substance को completely burn करने पर जितना amount of energy बाहर निकलता है, this amount of energy is known as calorific value, है ना, of that combustible substance। यानी इसका मतलब क्या है, देखिए कि 1 ग्राम कार्बन को जलाने पर, 1 ग्राम कार्बन को जलाने पर 8 किलो जूल एनर्जी का, अप्रॉक्स 8 किलो जूल एनर्जी का इवोल्यूशन हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, कार्बन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा, 8 किलो जूल पर ग्राम होगा। ठीक है, अप्रॉक्स 8 किलो जूल पर ग्राम होगा। ठीक है, उसी प्रकार हाइड्रोजन को का कैलकुलेशन किया जाए तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के जलने से 150 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखिए 1 ग्राम से इतना किलो जूल निकल रहा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा, 8 किलो जूल पर ग्राम होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम हाइड्रोजन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। ठीक है, वुड का क्या होता है, 1 ग्राम वुड को बर्न करने पर 17 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी का इवोल्यूशन होता है। ठीक है ना, यानी इस तरह से हम कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम तो अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन से अगर हम ये ऑब्टेन करते हैं कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम के बर्न करने पर 150 किलो जूल एनर्जी का इवोल्यूशन करता है, और सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो हाइड्रोजन का ही होता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के 1 ग्राम के बर्न करने से 150 किलो जूल एनर्जी का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू अगर पूछा जाए किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, हाँ, अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, तो इसके डिफिनेशन से क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू का अगर डिफिनेशन इन यूनिट पूछा जा रहा है तो यूनिट क्या होगा, देखिए कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न, है ना। दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यानी ये जो आपका होगा ये क्या होगा, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, तो एक चीज आपको समझ में आया कि कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, हाँ, कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है, तो हम जानते हैं किलो जूल पर ग्राम होता है, किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं, है ना, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड आउट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाँ, कहा जाता है यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CH4, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CH4 इज मोर देन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ब्यूटेन। यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्यूटेन के रेस्पेक्ट में CH4 मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ब्यूटेन, इसे कहते हैं ब्यूटेन, C4H10, हाँ ब्यूटेन, हाँ। तो कह रहे हैं यहाँ पर ब्यूटेन के रेस्पेक्ट में मीथेन का कैलोरी वैल्यू ज्यादा होता है। क्यों होता है? देखिए यहाँ पर इन केस ऑफ मीथेन, मीथेन के केस में कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम से कनेक्टेड है, ठीक है, ध्यान दीजिए। कहना यहाँ पर कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम से कनेक्टेड है, जबकि इन केस ऑफ ब्यूटेन 4 एटम ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू द 10 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ब्यूटेन के केस में 4 एटम ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू द 10 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए 1 एटम ऑफ कार्बन इज कनेक्टेड टू द 10 अपॉन 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.5 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो सोचिए, यानी यहां पर एक कार्बन 2.5 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, जबकि यहां पर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन का रेशियो तो सेम है, यानी इसका मतलब जो है कि कैलोरी वैल्यू जो चेंजिंग हो रहा होगा वो किसके कारण हो रहा होगा? रेशियो ऑफ हाइड्रोजन के कारण या नंबर ऑफ हाइड्रोजन के कारण, ठीक। तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है, यहाँ एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुटा हुआ है, यहाँ एक कार्बन से 2.5 हाइड्रोजन जुटा हुआ है, यानी मीथेन के केस में 1.5 हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा होगा, यानी इसका रेशियो ज्यादा होगा। इन केस ऑफ मीथेन के केस में हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा, हाइड्रोजन का जो नंबर है, हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्यूटेन। अब सोचिए, जब जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का कैलोरी वैल्यू सबसे ज्यादा, ठीक है। हाइड्रोजन के 1 ग्राम से 150 किलो जूल एनर्जी कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर देखिए क्या है 2.5 है, जबकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन का जो रेशियो है, हाइड्रोजन का जो अमाउंट है यहाँ पर ज्यादा है, तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से द कैलोरी वैल्यू ऑफ CH4 इज हाई एज कंपेयर टू द ब्यूटेन। इसी कारण ब्यूटेन के रेस्पेक्ट में मीथेन का जो कैलोरी वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं C4H10, C2H6, C5H12, इन सभी में आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसका कैलोरी वैल्यू ज्यादा होगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा कैलोरी वैल्यू किसका होगा? आप क्या कीजिएगा, रेशियो निकाल लीजिएगा केवल, ठीक है, केवल रेशियो निकालिएगा। यहाँ पर देखिए 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन से इतना हाइड्रोजन जुटा होगा, यानी 2.4 हाइड्रोजन जुटा होगा, 2.4। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 कार्बन से 6 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए कितना होगा 2.5 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर कर लिए, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें जुटा हुआ है? C2H6 में, यानी C2H6 का कैलोरी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? C4H10 का होगा, उसके बाद क्या होगा? C5H12 का होगा, ठीक है। यानी इस तरह से केवल रेशियो को कैलकुलेट करके, रेशियो हमें देखना है कि जिसमें हाइड्रोजन का रेशियो सबसे ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1 एटम ऑफ कार्बन, वो सबसे ज्यादा कैलोरी वैल्यू शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या दिया हुआ 1:3 है, ठीक है, यानी 3 एटम हाइड्रोजन है यहाँ पर, 1 एटम कार्बन है। यहाँ देखिए 2.4 है, यहाँ 2.5 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जो कनेक्टेड है वो C2H6 में है। इसी कारण C2H6 का कैलोरी वैल्यू इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब आप जो कैलोरी वैल्यू को इजी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री देखते रहिए और अपने फ्रेंड से शेयर वगैरह जरूर कीजिए। थैंक यू।